जय श्री राम दोस्तों। आज 26 जनवरी 2024 और आज पूरा भारत, चाहे वो कोई गांव हो, कोई जिला हो, कोई राज्य हो या चाहे कोई देश हो, पूरे भारत में गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। 26 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारा हुआ था संविधान लागू और मनाया जा रहा पूरे भारत में। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की कक्षा है विशेष, क्योंकि आज चर्चा की जाएगी गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया, संविधान की मांग कब से हुई, संविधान लागू करने तक की पूरा संघर्ष, पूरा वो युद्ध बताया जाएगा जो हमने गोरों से किया था, जो हमने अंग्रेजों से किया था। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आज का विशेष टॉपिक शुरू करने से पहले चंद लाइनों से शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की। तो शुरुआत करते हैं। जब कोई पूछे मेरे बारे में, मेरी एक पहचान लिख देना। जब कोई पूछे मेरे बारे में, मेरी एक पहचान लिख देना। उठाना मेरे कमांडो डैगर, उठाना मेरे कमांडो डैगर। छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे कौन था वो पागल, कोई पूछे कौन था वो पागल, तो भगत सिंह क्रांतिकारियों का चेला या इनकलाब का चेला लिख देना। और बचा हुआ जो जिस्म में लहू हो मेरा, बचा हुआ जो जिस्म में लहू हो मेरा, उसे निकाल कर जमीन में फेंक कर मां तुझे सलाम लिख देना, मां तुझे सलाम लिख देना। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। और शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की, और शुरुआत गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। तो संविधान जिसके अंतर्गत यहां पर कब से संविधान की मांग हुई, शुरुआत से बेसिक से समझते हैं। दोस्तों, 1922 की बात है, जब बिहार में कांग्रेस का गया सम्मेलन हो रहा था। और इस सम्मेलन में चित्तरंजन दास, CR दास, जो कि भगत सिंह के, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं और जिन्हें देश बंधु कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, और वो वहां पर अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी जी के द्वारा उस दिन यह कहा गया था कि संविधान भारत के लिए आवश्यक है। 1934 की बात है, M.N. रॉय, 1934 की बात है, M.N. रॉय के द्वारा सबसे पहले संविधान की मांग की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन की मांग की गई थी। जबकि 1935 की बात है, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप में संविधान की मांग की थी। 1937 की बात है, जब भारत में चुनाव हुए थे, टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार, जबकि 3 प्रांतों में अन्य दलों की सरकार बनी थी। लेकिन अचानक 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और उस विश्व युद्ध में बिना हमें पूछे हमारे सैनिकों को अंग्रेजों के द्वारा विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिससे कांग्रेस ने 8 प्रांतों से अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो इस समय अंग्रेजों को हमारी जरूरत थी, उनको हमारी जरूरत थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो हमें संतुष्ट करने के लिए, हमें खुश करने के लिए 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, अगस्त प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार किया गया था। और हमें कहा गया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए संविधान बनाया जाएगा, लेकिन वो संविधान जो होगा वो औपनिवेशिक होगा। मतलब क्या है कि उसमें ब्रिटिश जो प्रांत थे उन्हीं को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। और जब ये सब हुआ तो 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें गांधी जी ने कहा था कि जितने भी कांग्रेस के नेता हैं सबको
सरेंडर करना है, अपने आप की गिरफ्तारी करवानी है, और जिससे जो हमारे अनुयायी होंगे, वो जितने भी हमारे फॉलोवर होंगे, वो पूरा विद्रोह करेंगे और अंग्रेजों को हमारी बात माननी पड़ेगी। और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अगला, जब पूरा सत्याग्रह चल रहा था तो भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने दोबारा से आधिकारिक तौर पर संविधान की मांग को स्वीकार किया, और फिर वही घिसी पिटी बात कही कि भाई ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, संविधान बनेगा, लेकिन वही उपनिवेशिक संविधान। और जब ये सब घट रहा था तो फिर इतिहास का, भारतीय आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा। मुंबई के ग्वालियर टैंक से करो या मरो के नारे के उद्घोषणा के साथ, और ये जब बिगुल बजा, पूरे भारत का, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, महिला हो, इस भारत छोड़ो आंदोलन की धारा में बहने लगे। तो भारतीयों को खुश करने के लिए वेबल योजना आई। वायसराय वेबल के द्वारा 14 जून 1945 को वेबल प्लान लाया गया, और इस प्लान में कहा गया कि भारतीयों, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, संविधान बनेगा, और वो संविधान जो एक संविधान सभा बनाएगी, एक असेंबली होगी जो संविधान बनाएगी, और उस असेंबली में क्या होगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों की संख्या होगी। मतलब उस सभा में हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, और उनका काम होगा संविधान बनाना। तो जब ये बात कही थी वेबल ने, तो हमने शिमला में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को, और अबुल कलाम आजाद उसके अध्यक्ष थे। अब इस सम्मेलन में हिंदू भी आए थे, मुस्लिम भी आए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई कि इस सम्मेलन में मुस्लिमों का मानना था कि जो सभा में सदस्य होंगे, जो संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य होंगे, उनका चुनाव हम खुद करेंगे, उनका चुनाव हिंदुओं को नहीं करने देंगे, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एक जबरदस्त टकराव पैदा हुआ, और वेबल प्लान भी फेल हुआ। और जब वेबल प्लान फेल हुआ, तो वेबल प्लान फेल होने के बाद तुरंत भारत में समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिस मिशन में ब्रिटेन के कैबिनेट से आए हुए 3 मंत्री थे। एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर, एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, और एक का नाम था क्रिप्स। ये 3 मंत्री थे, और इस मिशन को भारत इसलिए भेजा गया कि भारत में जाओ और भारत में सबसे पहले एक अंतरिम सरकार, इंतरिम गवर्नमेंट का चुनाव करो। अंतरिम सरकार का मतलब होता है नॉट इलेक्टेड, चुनाव नहीं होंगे, लेकिन आप अपने मन से किसी को प्रधानमंत्री बना दो, किसी को डिफेंस रक्षा मंत्री बना दो, किसी को कृषि मंत्री बना दो। एक काम तो ये करो अंतरिम सरकार, और दूसरा काम संविधान सभा का गठन करो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली करो, संविधान सभा का गठन करो। तो कैबिनेट मिशन के 2 काम थे। तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में का गठन करने के लिए एक प्रावधान बनाया कि संविधान सभा में टोटल 389 लोग होंगे। वो संविधान सभा क्या करेगी, संविधान बनाएगी, और उन 389 लोगों में से ब्रिटिश भारत में टोटल 11 प्रांत थे और 4 कमिश्नरी प्रांत थे। कमिश्नरी प्रांत मतलब यूटी, केंद्र शासित प्रदेश थे। 11 प्रांतों से 292 सदस्यों को चुना जाए, जबकि कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्यों को चुना जाए, तो टोटल 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के हो, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो, और जिनका चुनाव असेंबली मेंबर, विधानसभा के सदस्य करें। जबकि अन्य 93 मेंबर जो होंगे वो देसी रियासत के हों, प्रिंसली स्टेट मतलब जहां राजा महाराजा होंगे, वहां के 93 सदस्य हों, जिनका चुनाव नहीं बल्कि जो नॉमिनेट किए जाएं, जो मनोनीत करेंगे ब्रिटिश सम्राट। जो 389 मेंबर होंगे संविधान सभा में, जो 389 मेंबर्स होंगे, वो 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना जाएगा। 10 लाख पॉपुलेशन को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट करेगा, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि हम असेंबली मेंबर को चुनेंगे और असेंबली मेंबर इनको चुनेंगे, तो हमारे अप्रत्यक्ष हो गया। जबकि एकल संक्रमणीय
अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होगा। अब एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है दोस्तों? एकल संक्रमणीय का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब माना एक गांव में 100 लोग हैं, एकल संक्रमणीय को समझे, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोसेस के द्वारा चुनाव होगा। क्या होगा सिंगल ट्रांसफरेबल? माना एक गांव में 100 लोग हैं, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अब जब ये चुनाव लड़ेंगे तो जो 100 लोग होंगे ये तीनों को वोट देंगे। मतलब ये कैसे वोट देंगे? जैसे ए को वोट दिया पहली चॉइस, बी को वोट दिया दूसरी चॉइस, सी को वोट दिया तीसरी चॉइस, तीनों को वोट देना होता है। अब जो पहली चॉइस है, अगर 51 लोगों की पहली चॉइस बन जाए, मतलब टोटल 100 लोगों ने वोट दिया, तीनों को वोट दिया, और अगर 51 लोगों की देखा जाएगा पहली चॉइस कौन है, पहली पसंद कौन है, और जो पहली पसंद होगा वो चुनाव जीत जाता है। तो ये इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। तो इस तरह से यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि संविधान सभा जो है टोटल 389 मेंबर्स थे, कितने लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति यहां पर चुना जा रहा था। तो दोस्तों 1946 में चुनाव होते हैं जिसमें कांग्रेस 208, मुस्लिम 73, जबकि अदर पार्टी जो है 15 मेंबर जो है चुनाव जीत जाते हैं। और इस चुनाव में दोस्तों देशी रियासत जो प्रिंसली स्टेट थे उनके सीट खाली थे, जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन था और इसमें वयस्क मताधिकार नहीं था। मतलब ऐसी कंडीशन नहीं थी कि 18 साल 21 साल के लोग ही वोट देंगे। अगला दोस्तों इसमें टोटल 15 महिलाओं ने प्रतिनिधित्व किया था। टोटल 15 वुमेन जो थे यहां पर चुने गए थे। 1946 जो है चुनाव हुए थे। दोस्तों जब यहां पर संविधान सभा का चुनाव हो गया तो संविधान सभा की पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 हुई थी। और इस मीटिंग में दोस्तों जो था सच्चिदानंद सिन्हा को चेयरमैन बना गया। अब दोस्तों क्या था कि एकदम से फर्स्ट मीटिंग हुई, एकदम से पहली बैठक हुई, तो एकदम से चुनाव होना बहुत मुश्किल था। इसलिए उसके लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, मतलब टेम्पररी चेयरमैन बनाया गया। और ये जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया ये फ्रांस का मॉडल आया गया। फ्रांस का मॉडल जहां पर सबसे ज्यादा वरिष्ठ व्यक्ति को जो है अध्यक्षता दी जाती है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे और इसमें टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बाइकॉट किया था। देशी रियासत तो इसमें भाग ले ही नहीं गए, मतलब नॉट पार्टिसिपेट प्रिंसली स्टेट। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद, वही अब राजेंद्र प्रसाद जो है परमानेंट चेयरमैन, अस्थायी अध्यक्ष थे। चुनाव हो गया था 11 दिसंबर को, इन्हें परमानेंट चेयरमैन बनाया गया। इसमें 2 उपाध्यक्ष थे, 2 वाइस चेयरमैन, एच.सी. मुखर्जी और टी. कृष्णमाचारी। थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को, इसमें राजेंद्र प्रसाद जी वही परमानेंट चेयरमैन रहेंगे अब तो। और इसमें इसी मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल इंट्रोड्यूस्ड बाय द जीएल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि आखिरकार हम संविधान क्यों बना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, एक प्रस्ताव रखा था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान के उद्देशिका का आधार बना। जो इंडियन प्रेम्बल है वो यही प्रपोजल है जो कि 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया था। 1947 को स्वीकार किया गया था। मीटिंग हुई, फिर हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के समय में हमारे देश में 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। और इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में हमारे संविधान सभा का कुछ प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब हमारा आजाद हुआ देश तो प्रभाव पड़ना ही था कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत रह गए। तो क्या प्रभाव पड़ा? इसे पहला प्रभाव यह पड़ा कि संविधान सभा जो है एक संप्रभुत्व संपन्न बन गई। संविधान सभा संप्रभुत्व संपन्न बन गई। संप्रभुत्व संपन्न का जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है, पहले क्या था, हम जो भी काम करते थे वो अंग्रेजों के, गोरों के दबाव में करते थे। तो संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है, जब हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गए थे, अपने तरीके से यहां से संविधान का निर्माण कर सकते थे। अगला दोस्तों यहां पर जो संविधान सभा था उसके 2 काम, जब देश आजाद हुआ था उसके 2 काम हो गए। एक काम तो संविधान का निर्माण करेगा जो पहले ही था। अब जब वो संविधान निर्माण करते समय वो जब बैठक करेगा संविधान सभा, उस दिन अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो गए चेयरमैन। जबकि दूसरा काम संविधान सभा का था कानून निर्माण, कानून बनाना, मतलब संसद का काम भी संविधान सभा का ही हो गया। जब तक संसद बनेगी 1952 तक, तब तक कानून यही बनाएंगे। और जब ये कानून बनाने बैठेंगे तो अध्यक्ष होगा जीवी मावलंकर, लोकसभा के प्रथम स्पीकर। बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है।
तो दोस्तों अब संविधान सभा में जो आजादी का अधिनियम आया था उसमें टोटल जो मेंबर हो गए थे 299 मेंबर, जिसमें 229 ब्रिटिश प्रांत के जबकि 70 जो है देसी रियासत के थे। अब संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया तो साथ में दोस्तों कुछ समितियां बनाई गई जिन्होंने अलग अलग तरीके से संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, जिसमें टोटल 13 कमेटी बनाई गई, जिसमें प्रमुख कमेटी प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, जिसमें 7 मेंबर थे, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबकि संविधान सभा के जो सलाहकार थे एडवाइजर थे उनका नाम था वी.एन. राव। वी.एन. राव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एडवाइजर थे। दोस्तों इस तरह से 2 साल 11 माह 18 दिन के समय में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया और हमारे संविधान बनने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को संविधान दिवस की घोषणा की गई। जबकि 26 जनवरी 1950, अब यह बात आती है कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था तो उसे लागू क्यों कर दिया गया, क्यों नहीं किया गया उस दिन लागू न होने का कारण क्या था? कारण ये था दोस्तों कि बहुत समय पहले की बात है कि लाहौर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, जिस सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। 1929 की बात है और इस सेशन में कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वराज का मतलब यह होता है हम ही शासक, हमारा ही शासन। इस प्रस्ताव को पारित करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की थी कि अगले साल 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वाधीनता का मतलब होता है हमारा देश अपने अधीन है, इसलिए हर साल जो है 26 जनवरी को इस दिवस को मनाएंगे। तो 1930 से हमने नए दिवस मनाने की घोषणा करी। अंग्रेजों को जलाने के लिए, अंग्रेजों को दिखाने के लिए हर साल स्वाधीनता दिवस मनाते थे। अब जब 26 जनवरी को यह दिवस मनाने लग गए थे हम, तो फिर क्या हुआ, 26 नवंबर को जब संविधान बना तो उस दिन हमने संविधान दिवस मनाया। तो हमने सोचा कि 26 जनवरी का वही दिवस उठा लिया जाए जो स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी दिवस को अब हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे और उसी दिन हमने संविधान लागू किया। अब गणतंत्र दिवस क्यों बोला गया भाई, इसे गणतंत्र दिवस क्यों बोला गया? गणतंत्र का मतलब यह होता है कि जहां पर वंशानुकूल व्यवस्था ना होकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, जेनेटिक ना होकर के डेमोक्रेटिक व्यवस्था होती है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और यह दिखाया जाता है कि जो हमारे देश का प्रथम नागरिक है वह लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है, वो जेनेटिक रूप से नहीं चुना जाता। ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति हो, वो लोकतांत्रिक रूप से चुना जाता है। इसलिए इसे गणतंत्र कहा गया। और गणतंत्र दिवस यहां पर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी लाल किला से जो है भाषण देते हैं और ध्वजारोहण करते हैं। और प्रधानमंत्री जी इसलिए करते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो मुख्य आधार है, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासक, है ना। अब लोकतंत्र का सर्वोच्च शासक जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं, इसलिए वो इस दिन झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों यहां पर आज 26 जनवरी 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम था एमानुएल मैक्रों। बहुत महत्वपूर्ण फ्रांस के राष्ट्रपति 6वीं बार यहां पर चीफ गेस्ट बने हैं और सबसे ज्यादा बार चीफ गेस्ट बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं एमानुएल मैक्रों, यहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति। अभी आपने देखा होगा डेजर्ट नाइट एक युद्ध अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ है। दोस्तों 26 जनवरी 2023 को पिछले साल फतेह अल सीसी इजिप्ट के राष्ट्रपति थे, जबकि पहली बार 26 जनवरी 1950 को सुकरानो जो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो थे उस दिन चीफ गेस्ट थे। दोस्तों इस बार की जो थीम थी 2024 की वो है विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की जननी है। और दोस्तों ये जो पीरियड जो आज आपने देखा होगा कि पहली बार महिलाओं ने मोर्चों का प्रतिनिधित्व किया था। जो भी मोर्चे होते हैं, जो भी झांकियां निकलती हैं, उसका प्रतिनिधित्व महिलाओं ने किया था इस बार। और वो राजपथ से परेड शुरू होती है और लाल किला तक जाती है जो 1955 से शुरू हुई थी। राजपथ जिसका नया नाम अब क्या हो चुका है, कर्तव्य पथ दोस्तों। और ध्वजारोहण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो गणतंत्र भारत,
गणराज्य भारत, संविधान भारत, संविधान लागू होने वाला आज दिवस। और इस तरह से पूरा भारत धूमधाम से आज का दिवस मनाता है। संविधान बना है, नियम बना है और नियमों का एक ऐसा पुंज बना है जिसके आधार पर देश की व्यवस्था चलती है, जिसके आधार पर न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका चलती है, जिसके आधार पर जनता शासित होती है, पूरी व्यवस्थाएं चलती है, नियमों के आधार पर देश चलता है। अगर 15 अगस्त को आजाद हुए थे तो अनुशासित हम 26 जनवरी 1950 को हुए थे। नियमों के आधार पर हमने 26 जनवरी 1950 से चलना शुरू किया। तो दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूं आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। बहुत फास्ट ट्रैक में भागा हो, बहुत जल्दी भागा हो, बुलेट ट्रेन के जैसे भागा हो, क्योंकि समय अब मालगाड़ी का नहीं है, बुलेट ट्रेन का है। जो जल्दी भागेगा वो जल्दी पाएगा, जो आराम से भागेगा वो बहुत देर में पाएगा, और बहुत देर तो बहुत देर ही होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय श्री राम।